वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन स्ट्रेट लाइंस। आज के लेक्चर में हम होमोजेनाइजेशन ट्रिक सीखेंगे जो कि आर्ग्यूमेंट बाय फॉर्म का एक स्पेशल केस है। उस पर आने से पहले कुछ बातें रिकॉल कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन थ्योरम जो हम कई बार देख चुके हैं कि अगर हमारे पास एक सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन लिखी है दो वेरिएबल्स एक्स और वाई में, तो या तो वो एक पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन है, या वो एक सिंगल लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन है, या वो केवल ऑरिजिन है, डिपेंडिंग ऑन दिस क्वांटिटी एच स्क्वायर माइनस ए बी। नोटेशन मैं बोरो कर रहा हूँ पिछले लेक्चर से, ठीक है। और फिर अलजेब्रा ऑफ स्लोप्स, अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ पॉसिबली द सेम लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है तो द सम ऑफ स्लोप्स इज दिस, प्रोडक्ट इज दिस एंड सो ऑन, ये हम देख चुके हैं। और पिछले लेक्चर में हमने देखा कि अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन की इक्वेशन लिखी है तो जो पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स है उसकी इक्वेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, some problems for practice and now let us get started। तो सीधा इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम होमोजेनाइजेशन ट्रिक सीखेंगे। तो हमारे पास एक कर्व दिया हुआ है, ये एक हाइपरबोला है, पर ये जानने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ये भी जानने की ज़रूरत नहीं है कि हाइपरबोला क्या होता है। बस एक शेप ऐसी है, मान लीजिए जब इसको प्लॉट करेंगे तो ऐसी एक शेप बन के आएगी। पूछा क्या गया है कि शो दैट ऑल द कॉर्ड्स, कॉर्ड से सबसे पहले मतलब क्या है? कॉर्ड्स ऑफ दिस कर्व का मतलब हुआ वो सारे लाइन सेगमेंट्स जो किन्हीं भी दो पॉइंट्स ऑन दिस कर्व को जोड़ने पर बनते हों। तो इस कर्व पे मैंने दो पॉइंट्स लिए, उन दोनों को एक लाइन सेगमेंट से जोड़ दिया, वो एक कॉर्ड है। ये दो पॉइंट्स लिए, लाइन सेगमेंट से जोड़ दिया, वो एक कॉर्ड है। तो ऐसी बहुत सारी कॉर्ड्स बनाई जा सकती हैं। उनमें से जो कॉर्ड्स राइट एंगल सबटेंड करती हूँ ऑरिजिन पर, उनको अगर कंसिडर करें तो जैसे ये कॉर्ड मैंने ले ली, ऑरिजिन पर क्या एंगल सबटेंड हो रहा है? ये जो भी एंगल है। तो वो सारी कॉर्ड्स जो राइट एंगल सबटेंड करती हों, सवाल में बोला गया है ये सिद्ध करना है कि वो सबकी सब कॉन्करेंट हैं। तो कॉर्ड्स को कॉन्करेंट बोलने का मतलब ये हुआ कि वो जो लाइंस हैं, कॉर्ड तो एक लाइन सेगमेंट होती है, पूरी पूरी लाइन बना लें, शो करना है वो सारी कॉर्ड्स, रादर वो सारी लाइंस जो उन कॉर्ड्स को करस्पॉन्ड करती हों जो ऑरिजिन पर राइट एंगल सबटेंड कर रही हैं, वो सारी लाइंस एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही हैं। सवाल समझना आवश्यक है। कॉर्ड्स का मतलब हम समझ गए। अब हम किन कॉर्ड्स की बात कर रहे हैं? वो कॉर्ड्स जो राइट एंगल सबटेंड करती हैं, वो सारी कॉर्ड्स को कलेक्ट कर लें। हर एक कॉर्ड एक लाइन को जन्म देगी। अगर एक कॉर्ड मेरे पास आ गई तो मैं उसके करस्पॉन्डिंग लाइन बना सकता हूँ, ठीक है। तो वो सारी कॉर्ड्स जो राइट एंगल सबटेंड कर रही हैं ऑरिजिन पे, उनको कलेक्ट करें और उनके करस्पॉन्डिंग फिर सारी लाइंस को कलेक्ट कर लें और शो करना है ये सारी की सारी लाइंस कॉन्करेंट हैं, यानी कि एक पॉइंट ऐसा है जिससे ये सारी की सारी लाइन पास होती हों। एकदम भी ऑब्वियस नहीं है, ये कर्व की इक्वेशन देख करके एकदम भी ऑब्वियस नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा है। और टेक्निक को समझना है हमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजनिंग है, पर है ये आर्ग्यूमेंट बाय फॉर्म। तो जो हमारी जनरल स्ट्रैटेजी है, पहले वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास कोई कॉर्ड है जो कि 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है ऑरिजिन पर, यानी ये एंगल 90 है। सबसे पहले अगर ये कॉर्ड वर्टिकल नहीं है, या रादर ये जो लाइन बन रही है, ये तो कॉर्ड थी पर मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया तो एक वो लाइन बन गई। एक बार के लिए मान लेते हैं लाइन वर्टिकल नहीं है, यानी इसका स्लोप फाइनाइट है, तो मैं उसकी इक्वेशन कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, y इक्वल्स mx प्लस c के फॉर्म में। ओके, तो ये दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिले। अब अगर किसी तरीके से हम ये जो पेयर ऑफ लाइंस हैं इसकी इक्वेशन लिखें या लिख पाएँ किसी तरीके से, और जो कंडीशन है इन पेयर ऑफ लाइंस के परपेंडिकुलर होने की वो अगर हम यूज़ कर लें तो हमारे पास m और c में कोई रिलेशनशिप आ जाएगी। तो वंस अगेन हमने कोई कॉर्ड ली जो ओरिजिन पे 90 डिग्री सबटेंड कर रही है, और इस लाइन की फिर कोई इक्वेशन है, उसको मान लिया y इक्वल्स mx प्लस c है। अब यूजिंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन समहाउ अगर हम इस पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन लिख सकें तो हम ये बात एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कि ये एंगल 90 है और फिर हमारे पास m और c में कुछ रिलेशनशिप आ जाएगी। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रैटेजी। तो हमने दो पॉइंट्स उठाए अपने कर्व पे, ठीक है, और वो पॉइंट्स हमने कैसे उठाए कि ये जो कॉर्ड है वो राइट एंगल बना रही है ऑरिजिन पर, ठीक है। इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं, ओके।
और इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है, जो पूरी लाइन है, सिर्फ वो कॉर्ड नहीं, जो पूरी लाइन है वो हमने ड्रॉ कर ली और उसकी इक्वेशन मान लेते हैं y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी है, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि वो लाइन वर्टिकल नहीं है, तो जो स्लोप है वो फाइनाइट है। वर्टिकल लाइन का केस मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा। ये है, और नोट दैट सी इज़ नॉन ज़ीरो। सी इज़ नॉन ज़ीरो क्योंकि ये लाइन ऑरिजिन से पास अगर हो जाए, अगर सी ज़ीरो होगा तो ये लाइन ऑरिजिन से पास हो जाएगी। ऑरिजिन से पास हो जाएगी तो ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि दिस कॉर्ड सबटेंड्स 90 डिग्री एट द ऑरिजिन, राइट। तो अगर हमने ऐसी कॉर्ड उठाई है जो ओरिजिन पे 90 डिग्री बना रही है तो वो कॉर्ड ओरिजिन से तो पास नहीं हो रही है, ठीक है। और उस लाइन की इक्वेशन जो उस कॉर्ड से जनरेट हो रही है उसकी इक्वेशन है y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, ठीक है। और जैसा कि हमने अभी बात करी कि हम इस पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन लिखेंगे इसके टर्म्स में और गिवन कर्व के टर्म्स में, और फिर हम 90 डिग्री, द फैक्ट दैट दिस इज 90 डिग्री, ये एक्सप्लॉइट करेंगे। एंड दिस आर्ग्यूमेंट इज आर्ग्यूमेंट बाय फॉर्म। अगेन मैंने कई बार बोला है दिस इज द सोल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जो मेन पॉइंट है, जो मेन आइडिया है वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एक चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से हमें सुनना होगा। कंसिडर दिस इक्वेशन। ठीक है, ये हमने कुछ इक्वेशन लिखी, क्यों लिखी पता नहीं, वो हम समझाएंगे। पर एक बात हमें सबसे पहले नोट करनी चाहिए, जो भी कर्व है वो इन दोनों पॉइंट से ज़रूर पास कर रहा है। सो क्लेम और नोट और ये बहुत आसान है वेरीफाई करना। एक बार इसके लिए वेरीफाई कर लेते हैं, दूसरे पॉइंट के लिए वेरिफिकेशन एकदम सिमिलर है। तो ये वेरीफाई करने के लिए कि वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, हमें करना क्या है, हमें बस ये चेक करना है कि टू सी दिस वी जस्ट नीड टू चेक ये कंसिडर किया, हमें शो करना है ये चीज़ ज़ीरो है। सबसे पहले ये चीज़ क्या है, ये वन है। ये वन क्यों है? क्योंकि जो पॉइंट h1 k1 है वो इस लाइन पर है। क्योंकि h1 k1 इस लाइन पर है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और उसमें अगर शफल करेंगे चीज़ों को तो पता चल जाएगा कि ये वन होना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये तो वन है, इसको लिखने की फिर आवश्यकता नहीं थी, तो बचा ये चीज़, राइट। तो मैं अब इसको कैसे करूँ, मतलब कैसे बोलूँ ये चीज़। सो दिस इज इक्वल टू, इसको वन लिखने के बजाय मैं कहता हूँ दिस इज इक्वल टू इसके बराबर है। तो हमें शो करना है ये ज़ीरो है, पर ये ज़ीरो क्यों है? क्योंकि h1 k1 इस कर्व पर भी लाई कर रहा है। तो h1 k1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और इस वजह से ये ज़ीरो है। तो ये जस्टिफिकेशन हो गया हमारे ये बोलने का कि वो जो इक्वेशन लिखी है वो h1 k1 और h2 k2 को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो ये जो भी कर्व है हमें पता चल रहा है कि ये कम से कम इन दोनों पॉइंट से तो पास हो ही रहा है। पर ऑल्सो नोट कि ये जो इक्वेशन है या जो भी एक्सप्रेशन है, इक्वेशन तो ये नहीं है, लेफ्ट साइड वाली चीज़ एक एक्सप्रेशन है जो कि होमोजीनियस 2 डिग्री इन 2 वेरिएबल्स हैं। सो उसको देखने के लिए बस इसे रीअरेंज करना है, बट दिस इक्वेशन और बट द एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, थोड़ा अलजेब्रा करना पड़ेगा और मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत होती हैं, तो आपको बहुत ध्यान से सब कुछ चेक करना पड़ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, राइट, ये तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो गया, और एक्स वाई वाला जो टर्म है वो ये है, और फाइनली वाई स्क्वायर वाला टर्म आई थिंक यही है। कोई कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। सो दिस इज माइनस, उप्स, ये है। तो ये जो कर्व है वो वही कर्व है जो इसको ज़ीरो रखने पर मिलता हो, पर ये जो चीज़ है दिस इज अ होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें कि आपका एक्सरसाइज है ये चेक करना कि ये तीनों के तीनों एक साथ ज़ीरो नहीं है।
ये टर्म और ये टर्म एक साथ साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते किसी भी वैल्यू ऑफ एम और सी के लिए। तो या तो ये केवल ऑरिजिन हो जाएगा अगर इसको जीरो रखेंगे, इसको जीरो रखना है या नहीं, ये लोकस कंसिडर करना है, इससे में ये लोकस कंसिडर करना, वो तो उसको ही मसाज करके आया है। तो या तो ये जो ओरिजिनल चीज़ है दिस इज ईदर जस्ट दी ऑरिजिन बाय द क्लासिफिकेशन थ्योरम, हम क्लासिफिकेशन थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो या तो ये केवल ऑरिजिन है या एक सिंगल लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन है रिपीटेड 2 टाइम्स, या फिर ये पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन है। पर हम ये पहले ही चेक कर चुके हैं कि ये जो कर्व है या ये जो इक्वेशन जो एक्सप्रेशन है वो इन दोनों पॉइंट्स पर जीरो हो जाता है। दो पॉइंट्स जो ऑरिजिन से अलग हैं और डिस्टिंक्ट हैं उन पर जीरो हो जाता है। तो फिर केवल एक संभावना बचती है कि ये वास्तव में एक पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन है। ठीक है, और ये दोनों लाइंस का 90 डिग्री होने का मतलब हुआ जो प्रोडक्ट है इनके स्लोप्स का वो -1 है, एक्सेप्ट इन द केस वेयर वन ऑफ द लाइंस इज वर्टिकल एंड दैट हैपेंस व्हेन c इज इक्वल टू 4। तो उन केसेस को सेपरेटली डील करना पड़ेगा। सो टू सेपरेटली डील विद टू थिंग्स, एक तो m इन्फिनिटी, यानी कि ये जो लाइन हमने उठाई थी ये वर्टिकल थी, ये इन्फिनिटी को मैंने 8 क्यों लिखा हुआ है, इन्फिनिटी, एंड द अदर केस कि c is 4, m is not infinity but c is 4। ठीक है, तो वो दोनों आपके एक्सरसाइज होंगे, उस केस में क्या हो रहा है वो आपको देखना है। ठीक है, सो ये जो दो लाइंस बनी ये 90 डिग्री पर हैं, यानी कि इनके प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1, अस्यूमिंग दिस इज नॉट हैपनिंग वो सेपरेट केस में। तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स को अगर -1 करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स होता है a/b, जिसमें कि ये a है कोएफिशिएंट ऑफ x² और ये b है। तो a/b इज, और ये -1 होना है क्योंकि लाइंस 90 डिग्री पर हैं। सो दिस गिव्स अस right, which means 2 times c times 2m is -4, राइट, यानी कि 2 से अगर कैंसिल कर दें तो c प्लस m इज -2। आई थिंक यही आ रहा है, c प्लस m इज -2, यानी कि जो पॉइंट है 1, -2 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अगर c प्लस m -2 के बराबर है तो 1, -2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये जितनी भी लाइंस हैं जो वर्टिकल नहीं है और जिनके लिए c 4 के बराबर नहीं है, कम से कम उनके लिए तो ये पक्का है कि अगर वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास हो रही हैं ऑन दिस कर्व और ओरिजिन पे 90 डिग्री सबटेंड कर रही हैं तो उन्हें 1, -2 से पास होना पड़ेगा। अगर आप फिर ये भी दिखा दें कि जो वर्टिकल लाइन है और जो लाइन जिसके लिए c इज इक्वल टू 4 है उसमें भी ये होना आवश्यक है कि वो लाइन अगर ओरिजिन पे 90 डिग्री सबटेंड करेगी, आप समझ गए कॉन्टेक्स्ट, तो वो भी 1, -2 से पास करेगी, देन यूर डन। सो वो जो सेपरेटली बची चीज़ें वो आपका एक्सरसाइज है। एंड या सो विद दैट आई जस्ट वांट टू जस्ट से कि ये 1, -2 से ये चीज़ पास होगी। ये चीज़ है ना कि हर ऐसी कॉर्ड जो 90 डिग्री सबटेंड कर रही है वो 1, -2 से पास होगी, एंड देयरफॉर दोज लाइंस आर कॉन्करेंट। सो जो बच्चे केसेस है वो आप आर्ग्यू कर लीजिए। ओके, अगला इलस्ट्रेशन, लास्ट है ये इलस्ट्रेशन। तो हमें दिया हुआ है कि ये एक कर्व है जो मैंने बनाया हुआ है, अगेन ये एक हाइपरबोला है बट वी डोंट नीड टू नो दैट, और ये एक लाइन है, k की वैल्यू अभी हमें नहीं पता है पर ये एक लाइन है। क्लियरली ये लाइन 1, 0 से पास होती है, तो ये पॉइंट विशेष रूप से मैंने मार्क किया हुआ है। हमें दिया है कि ये जो भी लाइन है फॉर सम वैल्यू ऑफ k, मान लेते हैं ऐसी लाइन है, ये जिन दो पॉइंट्स पर इस कर्व को कट करती हैं उन दोनों पॉइंट से अगर लाइन बनाई जाए ओरिजिन से पास होने वाली, तो ये दोनों लाइंस एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं। तो पूछा गया है कि k की वैल्यू क्या है। ठीक है, क्या पता बहुत सारी वैल्यूज हो k की जो ऐसा करती हों, वो हम देखेंगे, सोचें इस पे। ओके, तो मान लेते हैं ये हमारी लाइन है। सो दिस लाइन इज x प्लस ky इक्वल्स 1 सच दैट ये और ये एंगल बराबर है। ठीक है,
तो फिर वही बात, अगर हम इस पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन लिख पाएं और फिर ये बात ऑब्जर्व करें कि ये कहना कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, यही कहने के बराबर है कि जो एक्स एक्सिस है वो एंगल बाइसेक्टर है, वो वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स है इस पेयर ऑफ लाइंस की। तो एक बार हम इस पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन लिख दें, फिर हम इनके एंगल बाइसेक्टर्स की भी इक्वेशन लिख सकते हैं, और फिर उसमें बस ये चेक कर लें कि वन ऑफ दोज एंगल बाइसेक्टर्स इज एक्चुअली द एक्स एक्सिस, देन वी हैव सम कंस्ट्रेंट ऑन के, और वहां से के की कुछ संभावित वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। देखते हैं कितनी वैल्यूज आती हैं एटसेट्रा, वो पूरी आर्ग्यूमेंट हमें ठीक से करनी है। पर दिस इज द जनरल स्ट्रैटेजी, एंड अगेन दिस इज आर्ग्यूमेंट बाय फॉर्म। ये पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन लिखने के लिए हम आर्ग्यूमेंट बाय फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जैसे कि पिछले इलस्ट्रेशन में किया। ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स को फिर से कुछ बोल देते हैं, h1, k1 और h2, k2, और here is the solution. Argument by form, no question about it. और consider हमें एक होमोजीनियस 2 डिग्री इक्वेशन बनानी है, क्योंकि हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ऑरिजिन बनाना चाह रहे हैं। तो क्या बनाएंगे, वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस से और कॉमन सेंस यूज करके आएगा। ओके, दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय ग्रेट प्लस, और या प्लस 3 times दिस इक्वल्स 0। तो ये कोई कर्व है, दिस इज सम कर्व, और नोट दैट, अगेन नोट बोथ ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। वही बात जो पिछले स्लाइड में जिस तरह से आर्ग्यू किया, अगर h1, k1 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और जो बची चीज़ है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि h1, k1 इस कर्व पे लाई कर रहा है। सिमिलरली फॉर h2, k2। तो ये तो मैं दोबारा से दोहरा नहीं रहा हूँ। ऑल राइट, और इसको जब हम लाइट टर्म्स को कलेक्ट करेंगे तो एक होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन मिलेगी। वही वजह है इसको बनाने की। वो दोनों चीज़ें हमने साथ में अरेंज करी हैं कि इन दोनों पॉइंट से पास भी हो रहा है, और एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है होमोजीनियस, तो वो अपने आप फिर एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन की इक्वेशन है। तो ठीक है, इसमें लाइट टर्म्स को कलेक्ट करते हैं। और ये 3 से मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दिस इज अ 3, दिस इज अ 6, एंड दिस इज अ 3। ओके, दिस इज सेम एज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ से और यहाँ से मिलकर के 12, एक्स वाई का कोएफिशिएंट 12, 4k -2 और 6k। So 12 plus 4k minus 2 plus 6k, which is 10 plus 10k, right? I hope 10 plus 10k. Okay. और फिर y के लिए -6 -2k और 3k स्क्वायर। बड़ा जालिम है, -6 -2k प्लस 3k स्क्वायर। So 3k स्क्वायर -2k -6। ठीक है, सो दिस इज अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। अगर पिछले स्लाइड का आर्ग्यूमेंट समझे तो ये बात समझ गए कि दिस इज अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। और ये क्योंकि इक्वली जो भी 2 लाइंस ये हैं ये इक्वली इंक्लाइंड हैं टू दी एक्स एक्सिस, जैसा हमने बोला एक्स एक्सिस इज एन एंगल बाइसेक्टर, तो इनके जो एंगल बाइसेक्टर्स की पेयर की इक्वेशन है, सो द पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स of these lines are, well, it is h times x square minus y square equals a minus b
टाइम्स एक्स वाई, ये है। पर कब ऐसा होगा कि एक्स एक्सिस इनमें से एक लाइन होगी? दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस। एक्स एक्सिस इनमें से एक लाइन तब होगी जब y इक्वल्स टू 0 डालने पर ये आइडेंटिकली वैनिश हो जाए। y इक्वल्स टू 0 डालने पर ये आइडेंटिकली सेटिस्फाई हो जाए। वैनिश तो क्या है, ये तो एक इक्वेशन है। तो y इक्वल्स टू 0 डालने पर ये आइडेंटिकली सेटिस्फाई हो जाने का मतलब क्या हुआ कि एच एक्स स्क्वायर शुड बी 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, राइट, विच मीन्स h इज 0 and one of them is the x-axis. If and only if x is equal to 0. Sorry, h is equal to 0. क्या बोल रहा हूँ? That is, हमारे केस में h की वैल्यू है 10 + 10k, ये 0 यानी k is equal to -1. ठीक है, तो आंसर इज -1। पर अगर आप बहुत ध्यान से सोचेंगे तो हमने केवल इतना ही सिद्ध किया है कि अगर k की कोई भी संभावित वैल्यू है जो ये प्रश्न को सेटिस्फाई करती है, वो -1 है। अगर कोई भी वैल्यू है तो -1 है। हमने ये सिद्ध नहीं किया, इस रीजनिंग से कम अभी तक हमने ये सिद्ध नहीं किया कि k इज इक्वल टू -1 वास्तव में ऐसी लाइन को जन्म देगा जिसके करस्पॉन्डिंग ये जो दोनों लाइंस बनेंगी वो इक्वली इंक्लाइंड होंगी एक्स एक्सिस को। ये सिद्ध नहीं हुआ है, ये वन डायरेक्शनल आर्ग्यूमेंट है। अगर ये लाइन ऐसी है जो जिससे कि ये जो रेड लाइंस बन रही हैं ये इक्वली इंक्लाइंड है टू द एक्स एक्सिस, तो k की वैल्यू केवल -1 ही हो सकती है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं हो गया कि k इक्वल्स -1 पे वास्तव में ऐसा ही होगा, वो भी हमने सिद्ध नहीं किया है। वो सिद्ध करने के लिए अगर किसी को करना ही है तो k को -1 रख लें, ये लाइन मिल गई, फिर आप ये दोनों पॉइंट्स एक्सप्लिसिटली निकाल सकते हैं, फिर बाकी का काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट लिटिल बिट ऑफ अ गैप इन द रीजनिंग। ऑलराइट, मेरे ख्याल से इतना ही बताना था। तो विद दैट आई वांट टू एंड दिस लेक्चर। एज यूजुअल, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।